हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? जनजातियां पढ़ी है ना? सुनाओगे थोड़ा पुराना? सुनाओ देख। तमाशा लोकनाट्य मूल रूप से कहाँ का है? कौन से राजा के टाइम? कहाँ लोकप्रिय हुआ? किसको लाए थे? डांसर कौन थी? खुले मैदान को क्या कहते हैं? मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? वासुदेव भट्ट, गोपी जी भट्ट और फूल जी भट्ट। होली के दिन कौन सा तमाशा होता है? जोगी जोगण। होली के अगले दिन शीतलाष्टमी के दिन और चैत्र अमावस्या को कौन सा होता है? राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। इसे और क्या कहा जाता है? कौन सी जनजाति करती है? पुरुष या महिला? शुरू कब करते हैं? रक्षाबंधन के अगले दिन से। कितने दिन तक करते हैं? 40 दिनों तक। कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव जी को क्या बोलते हैं? पार्वती जी को क्या बोलते हैं? सूत्रधार को क्या बोलते हैं? और आपके उसको हास्य कलाकार को, अन्य कलाकार क्या कहलाते हैं? कहानियों को जोड़ने के लिए डांस करते हैं उसको गौरी की घाई। कहानियां कौन कौन सी है? बंजारा बंजारी, देवी अंबर, मियाँ भियावड़, खाडलियो, भूत, अकबर। और भानु भारती का कौन सा नाटक है? पशु कहते। वो किस पर आधारित है? गौरी पर। नौटंकी का नाम नौटंकी क्यों है? कहाँ पे लोकप्रिय है? कौन सी शैली में किया जाता है? किसके द्वारा शुरू किया गया? भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? गिरिराज प्रसाद और नथाराम मुख्य कलाकार। कौन कौन सी कहानियां प्रयोग में ली जाती है? अमर सिंह राठौर, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र। रम्मत कहाँ कहाँ की जाती है? कब कब की जाती है? श्रावण के महीने में और होली पे। रम्मत शुरू करने से पहले किसका भजन गाते हैं? और कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? गणपति वंदना, चौमासा और जैसलमेर में किसने लोकप्रिय किया? किसका विरोध किया? अंग्रेजों का विरोध किया। कौन सी रम्मत गांधी जी को देख के? स्वतंत्र बावनी। और कौन कौन सी रम्मतें उन बीकानेर में किसके द्वारा की जाती? कहाँ पे की जाती है? पाटों पे। कब से कब की जाती है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेके चतुर्दशी तक की जाती है। आचार्यों के चौक में कौन सी रम्मत होती है? अमर सिंह राठौड़। बिस्सा चौक में? किकाणी व्यास चौक में? जमुनादास जी। और 12 गुवाड़ में हेड़ा उमेरी की रम्मत किसने शुरू की थी? मुख्य कलाकार कौन कौन हुए? ठाकुर महाराज, सुहा महाराज, मनीराम व्यास और तुलसीदास जी इसके मुख्य कलाकार हुए। अगला कौन सा पढ़ा था? भवाई कौन से सीमावर्ती क्षेत्रों में, कौन से संभाग में, कौन से समुदाय द्वारा किस पे व्यंग्य किए जाते हैं? सामाजिक समस्याओं। और इसके अंदर कलाकार मंच पर आकर परिचय, पुरुष कलाकार को, महिला कलाकार को। और इसकी मुख्य कहानियां कौन कौन सी है? बीकाजी, बाग जी और जसमल ओडन। जसमल ओडन को किसने फेमस किया? किसने किया था? शांताबाई। इसके बाद कौन सा पढ़ा था? स्वांग। स्वांग के अंदर कौन सी कहानियां प्रयोग में ली जाती है? पौराणिक और ऐतिहासिक। और उसमें जो कलाकार होता है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थान में कहाँ लोकप्रिय है? नाहरों का स्वांग कहाँ किया जाता है? कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। कौन से शासनकाल में? शाहजहां के। मुख्य कलाकार कौन कौन? जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड को क्या कहा जाता है? चार बैंत मूल रूप से कहाँ का लोकनाट्य? अपने यहाँ कहाँ लोकप्रिय हुआ? कांग्रेस के शासनकाल में। पहले कौन सी भाषा में होता था? पश्तो। बाद में अपनी स्थानीय भाषा में कौन लाए? खलीफा करीम खान और करीम खान निहंग। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? डफ। ख्याल के अंदर कौन सी कहानियां होती है? पौराणिक और ऐतिहासिक। किस पे अधिक बल दिया जाता है? संगीत पर। और ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुचामनी ख्याल किसने शुरू की थी? आगे बढ़ाने वाले कौन थे? इसमें महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? ये कौन से संगीत की तरह होती है? इसमें कौन कौन सी कहानियां प्रयोग में ली गई? मीरा मंगल, राव रिडमल, गोगाजी चौहान, चांद नीलगिरी। कौन सी ख्याल में नए प्रयोग किए जा सकते हैं? इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिलाएं निभाती है। शेखावटी ख्याल का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसको शुरू करने वाले कौन थे? इसके मुख्य कलाकार कौन हुए? अली बख्शी ख्याल कौन से नवाब के टाइम शुरू हुई? वो कहाँ के नवाब थे? उनको अलवर का। कौन सी भाषा में? ये भाषा कहाँ के बीच? इस भाषा का एक और नाम क्या है? कौन सी भाषा है? डप्पाली ख्याल कौन से क्षेत्रों में की जाती है?
लक्ष्मणगढ़ और भरतपुर। इसका मुख्य वाद्य यंत्र, हेला ख्याल का मुख्य केंद्र, दौसा और सवाई माधोपुर। कौन सी ख्याल के, कौन सी, हेला। और मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा है, नौबत। अच्छा, इसके बाद हमने कौन सी पढ़ी थी, कन्हैया ख्याल। मुख्य केंद्र कौन कौन से, और ये शुरू कौन सी समुदाय द्वारा की गई, लेकिन अब इसके अंदर सभी समुदायों के लोग भाग लेते हैं। और इसमें मुख्य सूत्रधार को क्या बोलते हैं, मीडिया। भेंट के दंगल कहाँ कहाँ किए जाते हैं, बाड़ी और बसेड़ी। जो कहाँ पड़ते हैं, तुर्रा कलंगी किस किसने शुरू की थी, तो कौन से राजा ने इनको तुर्रा कलंगी दिए थे, कौन सी कहानी पर आधारित है। इसमें कितने पक्ष होते हैं, शिव पक्ष का झंडा, पार्वती पक्ष का झंडा, आपस में डिबेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गम्मत। क्या बोलते हैं डिबेट को, गम्मत कहा जाता है उसको। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि अपने चित्तौड़ में कौन कौन लोकप्रिय करता है, सहेड़ू सिंह और हमीद बे। और चित्तौड़ में केंद्र कौन कौन से, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। मुख्य कलाकार कौन कौन हुए, जयदयाल और ओंकार से। एकमात्र ख्याल है इसमें मंच की, और दर्शक भाग ले सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में हमने पढ़ी थी रामलीला, किसके द्वारा शुरू की गई, साइलेंट रामलीला कहाँ होती है, धनुष जनता कहाँ तोड़ती है, वेंकटेश रामलीला कहाँ होती है, कोटा में। के अंदर कौन सा, रासलीला किसके द्वारा शुरू की गई, भरतपुर में कौन सा सेंटर है, कामा। और जयपुर में फुलेरा, आसलपुर, हरदोना और गुड़ा। मुख्य कलाकार कौन है, सनकादिक लीला कहाँ कहाँ की जाती है, गोसुंडा में कब की जाती है, बस्सी में कब की जाती है। गौर लीला कौन सी जनजाति करती है, कौन से क्षेत्र में, कब, कौन से त्योहार पे, बखियोर की गणगौर कब होती है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती है, शिव और पार्वती। और जो पुरुषों द्वारा क्या किया जाता है, तलवारबाजी। जो कंजर शब्द है वो किससे बना है, काननचार का मतलब क्या होता है, मुख्यतः कंजर कहां पर रहते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करने से पहले देवताओं से, वो देवता कौन कौन है, इनकी कुल देवी कौन सी है, किसका प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलते, कंजर झूठ ही नहीं बोलते। इनके घरों में पीछे की तरफ किसका मांस खाते हैं, मरने के बाद लाश को। और इनका मुखिया क्या कहलाता है, इनकी महिलाएं कौन सा डांस करती है, चक्री डांस कौन से कपड़े पहन के करती है, खुशने, कौन से खुशने। पुरुषों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, धाकड़ डांस किसकी याद में किया जाता है, बीरा और झाला पाव किसके याद में। कथौड़ी कहाँ के मूल रूप से है, खेर के पेड़ से क्या प्राप्त करते हैं, आजकल मुख्यतः कहाँ रहते हैं, कैसी जनजाति एक। इसलिए मनरेगा में सरकार इनको 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। इनके देवता कौन कौन है, डोंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, बाहरी माता। और क्या नहीं पीते, तो क्या ज्यादा पीते हैं, महिलाएं भी। और किसका मांस खाते हैं, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और झोंपड़ी को क्या बोलते हैं। पुरुषों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, मावलिया। मावलिया कब किया जाता है, नवरात्रि में। कब किया जाता है, वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं, ढोलक, बांसुरी, बांसुरी और टापरा। अच्छा, और महिलाओं द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, होली। होली डांस के दौरान महिलाएं क्या बनाती है, पिरामिड। कौन सी साड़ी पहन के, और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोलक, बांसुरी, पावरी और धारिया, पावरी और धारी। अच्छा, उसके बाद में जनजाति पढ़ रहे थे डामोर। डामोर मुख्यतः कहाँ रहते हैं, सिमलवाड़ा पंचायत समिति क्या कहा जाता है, एकमात्र जनजाति जो वनों पर आश्रित। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, इनके भाषा पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, पुरुषों द्वारा कैसे विवाह किए जाते हैं, बहुविवाह। तो वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, इनके मुखिया को क्या बोलते हैं। छेला बाबू जी का मेला कहाँ लगता है, 11 की रेवड़ी का मेला। होली के कार्यक्रम को क्या कहते हैं, नहीं लिखो यार, लिख लो। अरे रुक जा, मेरे पता है तेरे पास नोट्स है। लिखो चाड़िया, लिख लो होली का कार्यक्रम। डामोर, डामोर में लिखना ना, होली का कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं चाड़िया।
होली के कार्यक्रम क्या बोलते हैं? मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी। अच्छा, सांसी जनजाति मुख्यतः कहाँ रहती है? भरतपुर और अजमेर। कितने वर्ग होते हैं इसमें? कौन कौन से? बीजा और माला वर्ग होते हैं इसके अंदर। और कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? शिकोद। कौन सी माता जी की? और किसकी वो कसम खाने के बाद झूठ नहीं? और बाखर बाबू कसम खाते समय एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में क्या रखते हैं? और महिलाओं की एक रस्म होती है, एक लाइन और लिखो, उसमें नहीं लिखवाई, विधवा विवाह नहीं करते हैं। सांसी में लिखना नहीं लिखवाया ना? देखो, इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं किया जाता। देयर इज नो विडो रीमैरिज इन दिस ट्राइब। विधवा विवाह नहीं किया जाता। शहरिया शब्द किससे बना है? शहर का मतलब क्या होता है? मुख्यतः कहाँ रहते हैं? 12। 12 में कौन कौन सी तहसील है? ये राजस्थान की एकमात्र कैसी जनजाति है? आदिम। इसलिए सरकार इनको मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त। कितने प्रकार की पंचायत होती है? 5 गांव की, 11 गांव की, 84 गांव की। वो कहां पर होती है? वाल्मीकि मंदिर कहां पर है? वाल्मीकि जी को क्या मानते हैं? इनकी कुल देवी कौन सी है? अपने वाले कौन से 2 देवता की पूजा करते हैं? दीपावली पे क्या गाते हैं? ईद। क्या गाते हैं? ईद। वर्षा ऋतु में होली पे क्या खेलते हैं? मकर संक्रांति पे क्या खेलते हैं? गांव को क्या कहते हैं? बस्ती को क्या कहते हैं? और जो समुदाय केंद्र होता है उसको? बंगला, अतैया, ढालिया। ट्री हाउसेज, पेड़ों के घर। और इनका मुखिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और क्या श्राद्ध नहीं किया? महिलाएं गोदना गुदवाती लेकिन पुरुष नहीं करवा सकते। और उसके महिलाएं घर में घूंघट रखती लेकिन बाहर युगल नृत्य। और एक और बताया था, क्या है? एक और लिखो, शहरिया में एक लाइन और लिखो। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नॉट डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। कौन सा आ गया? ग्रासिया। ग्रासिया शब्द किससे बना है? ग्रास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये टुकड़ों में रहते हैं। मतलब क्या नहीं है इनके अंदर? इधर बेटा आगे लिखो, मुख्य क्षेत्र लिखो। मुख्य क्षेत्र लिखो। सिरोही में 2 इलाके भाई, एक तो आबू और एक पिंडवाड़ा। पाली में एक तहसील पड़ती है, बाली। कौन सी तहसील है? उदयपुर में एक तहसील पड़ती है, गोगुंदा। आप और याद कर लो। अपने एक ही आंदोलन में पढ़े तो पढ़े ना, भील और ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया उधर सिरोही में भी पढ़े थे, उदयपुर साइड में भी पढ़े, दोनों साइड में पढ़े हम। हाँ, धारी संस्कार क्या होता है? यार सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते कि सीता किसका बाप था। मैं 10 मिनट समझा के क्या दारी संस्कार लास्ट क्लास में थे? हैं? फिर भी दारी संस्कार नहीं। क्या बताया था? खड़ा हो देखे, थोड़ा बहुत क्या याद आ रहा है उसके आसपास की बात? नहीं बताया। मैं कोई मर जाता है, राख उठा के लाते हैं घर में, धारियां याद आ गया? चल ठीक। तो सिरोही में कहाँ कहाँ बताओ देखे? आबू और पिंडवाड़ा। पाली में, उदयपुर में। इधर हमने पहले भी पढ़ा था, आबू के अंदर एक झील है, नक्की झील। कौन सी झील है? वो इनका पवित्र स्थान है, लिख लो। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं। दे कंसिडर लेक नक्की एज होली पैलेस। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं। दे कंसिडर लेक नक्की एज होली पैलेस। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं। दे कंसिडर लेक नक्की एज होली पैलेस। जैसे अपने कहते हैं अस्थियों का विसर्जन कहाँ करना चाहिए? हरिद्वार, गंगा जी में। ये कहते हैं अस्थियों का विसर्जन कहाँ कर दिया जाए?
ये अलग अलग है। जैसे चित्तौड़ वाले मातृकुंडिया में कर लेते हैं, इसलिए मातृकुंडिया को भी राजस्थान का क्या कहते हैं, गरासिया अपना कहाँ कर लेते हैं, नक्की झील। देख लो, नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। दे कंडक्ट इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। नक्की झील में अस्थियों का विसर्जन करते हैं। क्या करते हैं नक्की झील में अस्थियों का इमर्जन ऑफ एसेज इन लेक नक्की। सफेद पशु को पवित्र मानते हैं और मोर को पवित्र मानते हैं। किस किस को पवित्र मानते हैं, लिख लो। सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस। सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक एज ऑस्पिशियस। कंजर तो मोर खा जाते हैं, ये कहते हैं मोर पवित्र है। सफेद पशु तथा मोर को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। दे कंसिडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस। सहरिया में कितने प्रकार की पंचायत, 3, लिखो। इस जनजाति में 3 प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। बंटे नहीं, समोसे खाओगे, कभी मना ही कर दिया करो। अरे वो समोसा लिख लो, आ रहे हैं तो आए, तब तक तो लिखो। मॉल बना रहे हो फालतू का, फटाफट जल्दी जल्दी बांट, मुंह मत देख। और 10-15 जने लग के फटाफट बांट दो। 3 प्रकार की पंचायत होती है, कौन कौन सी है बताओ देखे। मोटी न्यात, नैन की न्यात, निचली न्यात। न्यात का तो मतलब ही पंचायत होती है। न्यात, न्यात का मतलब ही क्या होता है, पंचायत। तो मोटी मतलब बड़ी, नैन की मतलब थोड़ी छोटी, निचली मतलब, तो कौन कौन सी 3 होगी बताओ देखे। मोटी न्यात, उच्च मध्यम निम्न बोलते हैं, वैसे मान लो मोटी न्यात, नैन की न्यात। अब जो मोटी न्यात के ग्रासिया पंचायत बैठती है इनकी, जो मोटी न्यात के अंदर ग्रासिया होते हैं उनको बोलते हैं बाबोर हाइया। क्या बोलते हैं, यदि कोई ग्रासिया कहता है मैं बाबोर हाइया हूं, इसका मतलब कौन सी पंचायत का सदस्य, मोटी न्यात का सदस्य। जो ये नैन की न्यात वाले ग्रासिया होते हैं इनको बोलते हैं माडेरिया। क्या बोलते हैं, तो यदि कोई कहे कि मैं माडेरिया हूं, इसका मतलब वो कौन सी न्यात का है। और यदि कोई निचली न्यात का है तो उनको खाली ग्रासिया बोलते हैं, उनके कोई नाम नहीं, उनका अलग से नाम नहीं दिया जी। तो मोटी न्यात की ग्रासिया क्या कहलाते हैं, बाबोर हाइया। नैन की न्यात वाले ग्रासिया माडेरिया। कितने प्रकार की पंचायत होती है बताओ देखिए, कौन कौन सी। मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचले। मोटी न्यात के ग्रासिया क्या कहलाते हैं, और नैन की न्यात के, लिखो मेले। मेले कौन कौन से होते, पेयर्स।
कौन कौन से मेले हैं बताओ देखे। कोटेश्वर मेला, कोटेश्वर मेला कहाँ पर होता है? अंबाजी। अंबाजी कहाँ पड़ता है? गुजरात। वो अपने पढ़ते हैं सिरोही का आधा हिस्सा उधर गुजरात की तरफ गया था, तो अंबाजी ये सिरोही में थे पहले। अब वो देलवाड़ा तो आ गया था, अंबाजी फिर भी रह गए थे उधर अपने। चैत्र विचित्र मेला कहाँ पर होता है? देलवाड़ा सिरोही में ही अपने जानते हैं। गणगौर मेला कहाँ पर होता है? सियावा नाम पढ़ा है क्या कहीं आप? कहाँ पढ़ा है? आंदोलन में सियावा हत्याकांड और भूला बालोलिया हत्याकांड पढ़े थे? 12 अप्रैल 1922 और 5-6 मई 1922 पढ़े थे कुछ ऐसे? वो यही सियावा गांव। सियावा गांव में कौन सा मेला होता है? गणगौर। आप और देख लो, गौर नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गरासिया। गौर लीला किस में होती है? गरासिया। दोनों कब किए जाते हैं? गणगौर पे। गणगौर इनका मुख्य त्योहार, गणगौर मेला हो जाता है। आप पहले समोसे खाओगे? पीछे वालों को मिलने शुरू हो गए क्या? रहे मिल गए? मिले कि नहीं मिले? अच्छा तुम्हें नहीं मिले, बात फिर तो लिख लो, और लिखो लिखो विवाह के प्रकार। सुनो सुनो पहले, ये जो सियावा वाला इनका गणगौर मेला है ना, इसके अंदर लव मैरिज होती है खूब सारी। इस मेले में आप जाओ, यदि कोई आपको पसंद आ गया या पसंद आ गई, उसको लेके भाग जाओ। भागना जरूरी है, बिना भागे घर वाले ब्याह नहीं करते। भाग जाओ, 3-4 दिन बाद वापस आओ, लड़के के घर पे आ जाओ। लड़के के घर वाले लड़के के घर पे समाचार भिजवाते हैं, भाई आ गए। लड़की वाले घर वाले उनके घर पे जाते हैं, वो लड़के वाले उनको पैसे देते हैं, दापा देते हैं, शादी हो गई। पर भागना जरूरी है, बिना भागे आप शादी, आपको पहले योग्यता दिखानी पड़ेगी कि यस। तो लिखो इस गणगौर मेले में, लिखो इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। इस मेले में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं। मोर लव मैरिज आर मेड इन दिस फेयर। कौन से मेले में प्रेम विवाह अधिक होते हैं? अब लिखो विवाह के प्रकार, एक लाइन लिख लो, फिर आप समोसे खा लेना। टाइप्स ऑफ मैरिज। कौन कौन से प्रकार है बताओ देखे। मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। तो सिंपल पूछेगा आपसे, गरासिया जनजाति के विवाह इनमें से कौन से या कौन से नहीं है? क्या क्या नाम बताओ देखे। मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। अब एक बार नाम उतार लो, लिखना कुछ नहीं, मैं समझा तो दूं। कॉपी वॉपी बंद कर दो बोले, आप तो समोसा का वेट कर लो, मैं समझा देता हूं आपको। लिखना कुछ नहीं है, खाली नाम नाम ही याद रखने। क्या क्या नाम है? मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो। दूल्हा मोड़ बांध के जाए, साफे पे मोड़ बांधते, दूल्हा मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके आए, ऐसा ब्याह क्या कहलाएगा? जैसे नॉर्मल अपने बाकी लोग शादियां करते हैं वैसी शादियां ये करे। बाकायदा बारात जाए, लड़की वाले दहेज दे, फेरे लिए जाए, ये वाली जो शादी होगी, शादी कौन सी होगी? मोड़ बांध के जाए, फेरे करके, दहेज लेके वापस से एकदम विधिवत तरीके से ब्याह करके, वो शादी कौन सी होगी? मोड़। अगली कौन सी है? राजस्थानी भाषा में ताड़ने का मतलब होता है खींचना। ताड़ने का मतलब क्या होता है? इसलिए कपड़े वाली रस्सी कहते हैं तणी। खींची भी रहती है तो क्या बोलते हैं? कोई लेना देना नहीं है अपना। आपको नहीं लगता हम एलियन से सारे, है ना? कैसी बातें करते रहते हो तुम लोग। अच्छा कपड़े भी सुखाते हो क्या आप लोग? इनको ये अजीब सा लगता होगा।
ये खुद लोग कपड़े सुखाते हैं। तो ताड़ना, ताड़ना का मतलब क्या था? खींचना। लड़की के पैसे दे के लड़की को लेके आ गए, वधु मूल्य दापा दे के लड़की को लेके आ गए, उसको क्या बोलते हैं? खींच के लाए थे भाई, हम पैसे दे के लेके आए थे, तो ये क्या हो गया? तान। भाई ये तो फिर वो हो गया भाई, ज्यादा पैसे दे रहा था तो उसके साथ होती। तो तान के लाए, खींच के लाए। दूल्हा मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके आए तब तो मोर बन। पैसे दे के लाए तो पैराउनी का मतलब होता है कपड़े। क्या मतलब होता है? कोई शादी नहीं, कोई पैसे नहीं, खाली दो जोड़ी कपड़ों में लेके आ गए, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपने नॉर्मल लोग बोलते हैं, भाई रे हमें तो कोई दहेज वेज नहीं चाहिए, हम तो लड़की केवल किस में लेके आ जाएंगे? दो जोड़ी। पर ऐसा केवल बोलते हैं, है ना। बाद में लिस्ट बना के देते हैं, उसमें छोटे छोटे टावरों के भी वो कपड़े लिखते हैं। हमारे दो ननद के टावर, उनके कपड़े, दो फलाने उनके कपड़े। कपड़ों के बदले में शादी की जाए, वो कौन सी हो जाए? मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके आए, पैसे दे के लाए, कपड़े दे के लाए। मेल लेना मतलब मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में होता है भेजना। क्या होता है? मेल लेने के दो होते हैं, एक तो होता है रखना, आप मेरे पास पानी की बोतल मुझे मेल दे, ये मतलब यहाँ पे रख दे। एक मैं आपको फोन करूंगा यार, वो एक रजिस्टर में लेना, मतलब वो रजिस्टर भेजना। यदि लड़की को भाई पहले शादी तय हो चुकी, भाई शादी करनी है, फिर अब लड़की के पिताजी के पास कोई भी पैसे वैसे नहीं, वो लड़की को बिना किसी शादी के भेज दे, वहां पे छोड़ के आ जाए, मेल के आ जाए, रख के आ जाए, इसका मतलब वो शादी कौन सी होगी? बिना शादी के लड़की को भेज दिया जाए तब तो कौन सी हो जाए? मेल। कपड़ों के बदले लड़की भेजी जाए, पैसे लेके लड़की भेजी जाए, मोड़ बांध के ब्याह करके। अगली कौन सी? यदि कोई महिला शादीशुदा महिला है, वो अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ रहने लग जाए, उस शादी को बोलते हैं खेवड़ो। क्या बोलते हैं? अब चूंकि वो शादीशुदा तो टाबर होंगे उसके, मम्मी होगी तो माता। खेवड़ो का एक और नाम क्या है? शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ रहे तब तो खेवड़। बिना शादी के छोड़ गए घर वाले, मेल। वो कपड़ों के बदले में हो, पैसे दे के लाए और मोड़ बांध के। लास्ट वाली कौन सी बची? ये जोरदार है। कोई लड़की सुंदर हो और 3-4 लड़के आ जाए, भाई हमें ब्याह करना है, फिर 12 महीने तक घर वाले उनसे काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक लकड़ियां काट के ला रहा है, एक कोई हेडपंप से पानी निकाल रहा है, कपड़े धो रहा है, एक झाड़ू पोछे कर रहा है। फिर 12 महीने बाद देखते हैं कि ढंग से सेवा किसने की। यदि ढंग से सेवा की तो उसके साथ ब्याह कर देते हैं, और यदि किसी ने भी ढंग से सेवा नहीं की तो बैच पूरा वॉश आउट हो जाता है, वैकेंसी नए सिरे से वापस आ जाती है। यदि किसी ने आप में से एक मूवी देखी हो, रमैया वस्ता भैया, उस मूवी का सेम यही कंसेप्ट है। देखिए, मुझे लगा तू ये कहना चाहता, मैं ये ब्याह करना चाहता हूँ, तूने हाथ खड़ा किया। दूल्हा मोड़ बांध के जाए, ब्याह करके आए, पैसे दे के लाए, कपड़े दे के लाए, बिना शादी भेज दे, शादीशुदा महिला और किसी के साथ रहे, और सेवा करके। 6 प्रकार की शादी याद रह जाएगी सारी। अब जिम लो समोसे, तुम्हारा जीव तो इधर पड़ा है, सर किसके ब्याह है? अरे अरे खा, अरे
मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना, मेलबो, खेव। फिर हमने पढ़ा था जहां ग्रासिया वहां भील भी रहते हैं, है ना। दोनों एक ही आंदोलन में देख लो, भील ग्रासिया दोनों है, तो इनके अंदर आपस में शादियां हो जाती है। मान लो कोई ग्रासिया पुरुष है और भील महिला से शादी कर ले, कैसे शादी कर ले, तो उस परिवार को बाद में बोलते हैं भील ग्रासिया। उस परिवार को क्या बोलते हैं? और वाइस वर्षा इसका उल्टा हो जाए, यदि ग्रासिया महिला हो और भील महिला से शादी कर ले, सॉरी भील पुरुष से शादी कर ले, तो उसको बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? उतारो देखिए। ग्रासिया मैन भील वुमन से शादी कर लेता परिवार क्या कहलाता है? भील ग्रासिया। उल्टा हो जाए, वाइस वर्षा हो जाए इसका, तो क्या कहलाता है? गमेती, गमेती ग्रासिया। उतार लिया। अब देखो दो चार चीजें सुनना इधर। जो हेड या चीफ होता है इनका, जो मुखिया होता है, उसको बोलते हैं सहलोत। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं पालवी। क्या बोलते हैं? सहलोतिया पाल। सुनना इधर देखो थोड़ा। जो बरामदा होता है, होल होता है घर का, उसको बोलते हैं ओसरा। क्या बोलते हैं? अनाज रखने के लिए कमरा बनाते हैं, अनाज भंडारण, फूड ग्रेन स्टोरेज जहां करते हैं, उसको बोलते हैं सोहरी। क्या बोलते हैं? हॉल को तो क्या कहते हैं? और फूड ग्रेन स्टोरेज जहां करते हैं उसको, कोई मर जाता तो उनके पीछे समाधियां वगैरह बनाते हैं, कोई छतरी बना दी, कोई समाधि बना दी, उनके जो मोन्यूमेंट बनाए जाते हैं। मोन्यूमेंट ही लिख लो, बोले मोन्यूमेंट जो होते हैं किसी की याद में, जो मोन्यूमेंट बनाए जाए, उनको बोलते हैं हूरे। क्या बोलते हैं? और सब लोग मिलके अपने रुपए एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं, फिर जिसको भी रुपए चाहिए वहां से ले लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बनाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, इसको बोलते हैं हेलरू। क्या बोलते हैं? वापस देख लो, हेड या चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं? सहलोतिया पालवी। होल को क्या कहते हैं? फूड ग्रेन स्टोरेज। और जो मॉन्यूमेंट होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को उतार। हेड या चीफ, होल को कहते हैं बरामदा या होल जो होता है उसको कहते हैं ओसरा। फूड ग्रेन स्टोरेज जो जहां पर करते हैं, अनाज बाजरा गेहूं जो भी यूं रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोहरी। मॉन्यूमेंट, कोई मर जाता है उनके पीछे छतरी चबूतरे समाधियां जो बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पूरे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे मिलकर रुपए इकट्ठे कर लिए। और जैसे अपने इतने लोग बैठे हैं, अपने मान लो 10-10 रुपए इकट्ठे कर लिए, और अपने पास मान लो रुपए हो गए 10,000। अब अपने में से किसी को भी आवश्यकता होगी, इन 10,000 में से ले लेगा। तो वो सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ। तो हेड या चीफ को क्या कहते हैं? सहलोत या पाल। हॉल को क्या कहते हैं? फूड ग्रेन स्टोरेज को, मॉन्यूमेंट्स को, और कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्थ।
ग्रासियों के डांस के नाम बताओ कौन कौन से? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया। वालर कौन कौन करता है? महिला व पुरुष। तो कितने वृत्त बनाते हैं? वृत्त, अर्धवृत्त। क्या बनाए जाते हैं? कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? वाद्य यंत्रों का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। और कब किया जाता है वालर? विवाह, शादी में। कब किया जाता है? मांदल में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है? पुरुष या महिलाएं? लूर पुरुष या महिलाएं? कौन सी गोत्र की? कितने पक्ष होते हैं? कौन कौन से? और वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष से। कूद किसके द्वारा किया जाता है? महिला व पुरुष से दोनों। कितने अर्धवृत्त वाद्य यंत्र? तो क्या बजाई जाती है? जवारा कौन कौन करते हैं? कब करते हैं? महिलाओं के हाथों में क्या होता है? मोरिया कौन करते हैं? कब करते हैं? और गौर कौन करते हैं? महिला और पुरुष दोनों। कब करते हैं? गणगौर। कौन से क्षेत्र में? आबू। अभी पढ़ा हमने, आबू पिंडवाड़ा के अंदर रहते, पढ़ा था। आगे चलो, अगली जनजाति लिखो, भील। अगली जनजाति कौन सी है? भील शब्द बना है व्हील से। व्हील का मतलब होता है तीर कमान। व्हील का मतलब क्या होता है? बो एंड एरो। व्हील अपने साथ हमेशा तीर कमान रखते हैं, तो व्हील से क्या बन गया? भील। देख लो, व्हील शब्द व्हील से बना है। वर्ड व्हील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। व्हील शब्द व्हील से बना है। वर्ड व्हील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील, जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम कोई जनजाति है तो वो कौन सी है? भील। देख लो, यह है राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। क्या है राजस्थान की? अब इसीलिए आप याद कर लो, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? गौरी कौन करता है? तो प्राचीन होंगे वही तो प्राचीनतम लोकनाट्य करेंगे। तो भीलों का लोकनाट्य गौरी। भील प्राचीनतम जनजाति, तो गौरी प्राचीनतम लोकनाट्य। राजस्थान में सबसे अधिक यदि कोई जनजाति तो है मीणा। कौन से? दूसरी को जनजाति तो कौन सी है? भील। तीसरे पे ग्रासिया। पहले पे मीणा, दो पे भील, तीसरे पे। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह है राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। लिख लो, एक दो तीन लगा के लिख लो, मीणा, भील, ग्रासिया। सर्वाधिक संख्या में कौन है? मीणा। दो पे कौन है? भील। तीन पे कौन है? ग्रासिया। मैंने बताया जनजातियां वो है जो वनों में रहती थी। तो जेम्स टोड ने तो इनको नाम ही दिया वनपुत्र। जेम्स टोड ने क्या कहा था इनको? सन ऑफ द फॉरेस्ट। देख लो, जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा था। जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड भील्स सन ऑफ द फॉरेस्ट। जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा था। जेम्स टोड कॉल्ड भील्स सन ऑफ द फॉरेस्ट। किसने वनपुत्र कहा था? जेम्स टोड ने। एक अंग्रेज राइटर था, इसका नाम था विलियम रोने। क्या नाम था? विलियम रोने नाम करके एक ब्रिटिश राइटर हुआ। और इस बंदे ने एक बुक लिखी, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी बुक लिखी? और इस बुक के अंदर ये लिखता है कि भीलों का उत्पत्ति स्थल मारवाड़ था। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? लिखो, विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स अकॉर्डिंग टू विलियम रोने। विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स अकॉर्डिंग टू विलियम रोने। विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ भील्स अकॉर्डिंग टू विलियम रोने।
विलियम रोने के अनुसार मारवाड़ क्या था भीलों का, और लिख लो विलियम रोने की पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। विलियम रोने की पुस्तक बुक ऑफ विलियम रोने, क्या नाम है इसकी बुक का? वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। उत्पत्ति स्थल भले ही मारवाड़ रहा होगा, अब इनकी मुख्यतः आबादी उदयपुर में रहती है, लिख लो मुख्य क्षेत्र उदयपुर, मेन एरिया मेन रीजन उदयपुर। मुख्य क्षेत्र कौन सा? उदयपुर। अब सुनना देखो, भीलों का जो घर होता है ना उसको बोलते हैं टापरा या कू। सुनना एक बार फिर बाद में एक साथ लिख लेना। घर को क्या बोलते हैं? टापरा या कू। मोहल्ला जो होता है उसको मोहल्ला कह दो, कॉलोनी कह दो जी, छोटी कॉलोनी या बस्ती कह दो, उसको बोलते हैं फला। क्या बोलते हैं? गांव को बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं? तो गांव का कोई हेड हो, विलेज हेड, सरपंच टाइप का जो आदमी है, गांव का जो प्रमुख होता है, उसको बोलते हैं पालवी। क्या बोलते हैं? या तो कहते हैं पालवी या कहते हैं तदवी। एक गांव का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पालविया। और सारी जनजाति का जो मुखिया होता है, जो चीफ होता है, उसको बोलते हैं गमेती। क्या कहते हैं? अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि ग्रास या महिला किसी भील पुरुष से शादी कर ले तो उस परिवार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कुल देवता जो होता है, क्लेन डाइटी जो इनका होता है, उसको बोलते हैं टोटम। क्या बोलते हैं? वापस बताओ, देखिए घर को क्या कहते हैं? कॉलोनी को, गांव को, विलेज हेड जो होता है, जनजाति का चीफ जो होता है, और जो क्लेन डाइटी क्लेन गॉड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टोटम। उतारो देख। हाउस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टापरा या कू। कॉलोनी को, विलेज को, विलेज हेड जो चीफ होता है उसको, और जो क्लेन गॉड होता है उसको टोटम। ऐसे टोटम का सिंपल मीनिंग होता है सिंबल। जब भी आप किसी सिंबल को पूछते हो तब उसको क्या बोलते हो? टोटम। तो ये कौन से सिंबल को पूछते हैं? तो ये पूछते हैं पेड़ पौधों। किसको पूछते हैं? स्वभावतः है बात थी, जंगलों के अंदर रहने वाले लोग होंगे वो ज्यादा प्यार किससे करेंगे? पेड़ पौधों। तो पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं, कहते भाई हमारा टोटम कौन है? तो पेड़ पौधे। देख लिया ये? लिखो, पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज एज सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज ए सिंबल ऑफ टोटम। किसको प्रतीक मानते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं भाई टोटम। तो जैसे अब इनके तो भगवान, पेड़ पौधे भगवान हो गए। जैसे हम कहते हैं भाई शादी में अग्नि को साक्षी मानते हैं। किसको साक्षी मानते हैं? ये पेड़ पौधों को साक्षी मान, पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह कर लिया जाता है। वो जो शादी होती है जिसमें पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं, उस शादी को बोलते हैं हाथी वेंडो। क्या बोलते हैं? लिखो, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। पेड़ पौधों को साक्षी, साक्षी समझते हो ना? पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस ड्यूरिंग मैरिज।
पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, जिसे हाथी विंडो विवाह कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाथी विंडो मैरिज, जिसे हाथी विंडो विवाह कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाथी विंडो मैरिज। जिसे क्या कहते हैं? हाथी विंडो विवाह कहते हैं। अब देख लो, बील पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान किया जाने वाला डांस कौन सा है जो घुटनों के बल बैठकर किया जाता है? हाथी मना। क्या है? शादी का नाम हाथी वेंडो, उसमें जो डांस किया जाए उसका नाम हाथी, याद रह जाएगा। हाथी वेंडो तो क्या है? शादी। हाथी मना क्या है? कौन सी जनजाति के? इसमें किसको साक्षी मान के? साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह, है ना? तो ये समझ लेना, कहीं घर पे जाको साक्षी कौन है ना? हम मैं जब पढ़ा करता था हमारे इंग्लिश के सर आते पढ़ाने के लिए, तो उन इंग्लिश वाले सर की आदत थी क्लास में आते कहते कि शैल वी स्टार्ट। टाबर को आगे वाले बोल जाते हैं, हमें तो कभी समझ भी नहीं आया इन्होंने क्या कहा। स्टार्ट स्टार्ट समझ में आता है, हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब उन सर ने 2-2.5 महीने क्लास ली, क्लास लेने के बाद कहा कि भाई चूंकि इंग्लिश एक भाषा है, सब्जेक्ट तो है नहीं, और भाषा आने में टाइम लगता है भाई, धीमे धीमे आती है, तो मुझे जितना सिखाना था उतना सिखा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आपके डाउट रहेंगे तो मैं यहाँ मिल जाऊंगा आपको सुबह शाम, तो कोई डाउट हो तो मेरे से यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है सर। और कोई किसी को कोई अभी भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, बुक पूछनी हो, कहाँ से पढ़ना, क्या पढ़ना, कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। तो कोई हमारे में से स्टूडेंट खड़े उन्होंने कहा सर बाकी सब ठीक है, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, थैंक यू, हमारे सब समझ में आ गया, सर आप तो ये बता दो हमारे क्लास में सेल्वी कौन है, क्योंकि आप डेली आते सेल्वी से पूछते थे सेल्वी स्टार्ट, और सेल्वी बोलती नहीं थी, उससे पहले आप स्टार्ट कर दिया करते। तो ये लफड़ा नहीं होना चाहिए। आप कल घर पे जाकर देखो साक्षी कौन थी, बिना साक्षी के ब्याह कैसे हो गया। तो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, तो विवाह को क्या बोलते हैं? हाथी बैंड। क्या बोलते हैं? इनके विवाह की देवी है, उनका नाम है बराड़ी माता। क्या नाम है? देख लो, विवाह की देवी, गॉडेज ऑफ मैरिज। विवाह की देवी, गॉडेज ऑफ मैरिज, बराड़ी माता। कौन सी माता जी है? तो भाई दूल्हा होता है ना, उसको ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, तब ब्याह करते हैं, वरना ब्याह नहीं करे भाई ऐसा। थोड़ी बहुत ही पेंटिंग गड़बड़ हो गई ना, भगा देते हैं उधर से, तो इधर कोचिंग करनी पड़ती है। लिखो, दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में किसका चित्र बनाना पड़ता है? बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। आगे लिखो, इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं करते होंगे टावरों से पेंटिंग बनती है। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता, देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता है, देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। बाल विवाह नहीं किया जाता। वही एक से अधिक शादियां कर लेते हैं, वधु मूल्य जो होता है उसको बोलते हैं दापा। लिख लो, वधु मूल्य बराबर दापा। ब्राइड प्राइस कल बताया था मैंने, वधु मूल्य बराबर दापा। ब्राइड प्राइस दापा। वधु मूल्य क्या बोलते हैं? तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। देखो, डाइवोर्स बराबर छेड़ा फाड़ना। तलाक, तलाक को क्या बोलते हैं? बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। यदि आप दोनों को साथ में नहीं रहना तो पंचायत आती है, पंचायत में लड़का जो होता है वो लड़की के साड़ी का एक साइड का पल्लू लेता है, उसको थोड़ा फाड़ देता है, उसमें सिक्का बांधता है, सिक्का बांध के उसकी गांठ लगा देता है। छेड़ा फाड़ दिया, अब तू तेरे, आपस में अब कोई लेना देना, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसकी भी जरूरत नहीं। यदि महिला चाहे तो अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ रह सकती है, बिना तलाक दिए भी दूसरे के साथ जाके रह सकती है। पर यदि बिना तलाक दिए वो दूसरे के साथ रहेगी तो वो दूसरा आदमी उसके पहले पति को रुपए देगा, उन रुपए को बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं? भाई ये मेरे से झगड़ा करके गई थी, इसके बदले में तू मेरे को क्या दे? रुपए। देखो, झगड़ा।
जनजातियां हैं जी, सभी जनजातियां हैं, क्योंकि आपसे इनके रीति रिवाज मिलते नहीं है। लिखो झगड़ा, बराबर लिखो। यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, तो वह व्यक्ति देन दैट मैन, तो वह व्यक्ति देन दैट मैन उसके पूर्व पति को धन देता है, गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, उसके पूर्व पति को धन देता है, गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड, उसके पूर्व पति को धन देता है, गिव्स मनी टू हर एक्स हस्बैंड। विकी कौशल दो रणबीर कपूर को, रणबीर कपूर दो सलमान खान को, तब जाके कंप्लीट हो गए। तो जो पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? झगड़ा करके गई। लड़ाइयां होती रहती है, लड़ाइयां होती है, तब एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं फायरे फायरे। क्या बोलते हैं? रणघोष, वॉर क्राई जो इनका होता है उसको क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। मतलब फायरिंग होती होगी जो। अंग्रेजों के साथ इनकी खूब लड़ाइयां हुई, मानगढ़ हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, कितने सारे हुए। तो बाद जैसे अंग्रेज आते होंगे भागते होंगे, फायरिंग फायरिंग, तो अपने वालों ने इसका क्या लिख लिया? फायर। या उनका ही नाम ऐसे चेंज हो गया, फायरिंग की जगह क्या बोलने लगे होंगे? रणघोष, वॉर क्राई। वॉर क्राई जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फायरे फायर। अब अंग्रेजों की सेना जब जाती तो घोड़ों पर बैठ के जाती। यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार दे, भील किसको मार दे? घोड़े पर बैठे हुए सैनिक को मार दे, उसको परमवीर चक्र मिलता, उसको बोलते पाखरिया। क्या बोलते? देखो, यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील्स, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, यदि कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, इफ एनी भील किल्स कैवलरी सोल्जर, तो उसे पखरिया कहा जाता है। देन ही इज कॉल्ड एज पखरिया, उसको बाद में सम्मानित करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पखरिया। कबीले होते हैं अलग अलग ट्राइबल, एक कबीला ये, एक कबीला ये, इस कबीले ने दी, इस कबीले का बंदा मार दिया, तो ये कबीले वाले कहेंगे हम तुम्हारे दो मारेंगे। और यदि वरना इनके भी समझौता होगा, समझौता होगा तो बाद में पैसे देने पड़ेंगे, मौत के बदले में पैसे मिले तो मौताना। क्या बोलते हैं? ब्लड मनी, रक्त मूल्य जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मौत। ये तो मैंने समझाया नहीं था कि एक दिन, तो रक्त मूल्य बराबर मौताना, ब्लड मनी। ब्लड मनी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? मौत के बदले में धन दिया जाए, वो क्या हो गया? भाई ये कबीला है, ये कबीला है, इस कबीले ने जाके इस कबीले का बंदा मार दिया, तो ये कबीले वाले कहेंगे हम तुम्हारा मारेंगे, बदला लेंगे वापस। तो कहेंगे भाई छोड़ो, अब जो हो गया वो तो हो गया, मिल बैठ के समझौता कर लेते हैं, ठीक है तो रुपए दो, मौत के बदले में रुपए दो, मौत के बदले में जो रुपए होते हैं वो क्या होते हैं? फिर पंचायत बैठ के निपटारा करती है, हाँ भाई बताओ तुम्हारा आदमी कितने का था? तो 1 लाख का था। अरे क्या पतला सा था, 40,000 में भी आ सकता है। तो बाद में बाकायदा बार्गेनिंग होती है, फिर कहते हैं चलो 60,000 में डन। तो बाद में मोताने के रुपए कितने दिए? 4,000। अब मोताने वाली पंचायत में मान लो 100 लोग इकट्ठे हुए, कितने लोग इकट्ठे हुए और मोताना कितना मिला, तो सब में बंटेगा जितने लोग आए हुए। अब यदि 600 रुपए पांति आ रहे हैं, सारे कितने लेके जाओ, जितने भी रुपए पांति आ रहे हैं, 100 पांति आ रहे हैं, 500 रुपए पांति आ रहे हैं, सब वो मोताना लेके जाएंगे, पूरा पूरा कबीला लेके जाएगा, सबको मिले। तो मेरे एक वो दोस्त है, वो इन ग्रासियों के इलाका, सॉरी ये भील और ग्रासियर जा रहे थे, इन इलाकों के वहां डिप्टी लगे हुए, पुलिस में लगे हुए। तो वो मुझे दिन बता रहे थे, अरे कि ये मोताने वाला तो इतना भयंकर अभी तक चल रहा है, अभी तक भी होता है, अभी तक भी लड़ाइयां हो जाती है कबीलों में। तो वो एक किस्सा सुना रहे थे कि एक बार कोई यूं इन कबीलों में मोताने को लेकर लड़ाई हो गई,
पुलिस सुलझाने के लिए गई। अब 400 आदमी इधर से हथियार लेके आए हुए, 400 आदमी इधर से हथियार लेके आए, तीर कमान गिनती फावड़े सबके हाथों के अंदर। और हम पुलिस वाले, भयंकर पुलिस जाप्ता गया वहां पे, पुलिस वाले गए 25। कितने गए? अब डर लगे यार, 800 आदमियों के हाथ में हथियार, आप आदमी कितने हो? तो हमने सीनियर्स को फोन किया कि भाई यहाँ मामला बिगड़ सकता है, हम तो 25 आदमी, दोनों का चिंता मत करो, हम जाप्ता भेज रहे हैं। और भयंकर जाप्ता है, आदमी है 10। अब टोटल कितने हो गए? डर हथियारों का नहीं होता, डर वर्दी का होता है ना। पुलिस वाली वर्दी का ही अपने आप में डर होता है। तो 35 पुलिस वाले खड़े हैं तो भी अपने जल्दी से पंगा लेते नहीं। तो फिर कि भाई हमने वो जो एक साइड थी उसको तो अलग बिठाया, दोनों को अलग अलग बिठाया, मुख्य मुख्य पंच थे उनको बुला कर उनके बीच में समझौता करवाया। तो कि हम वो लाइन खींच के, अब वो यंग यंग लड़के आए हुए रहते, सब हथियार लिए हुए, आजकल सब मोबाइल वगैरह रखते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ तक भी पहुंची हुई है। तो कि हमने लाइन खींच दी कि भाई ये लाइन है, इस लाइन से इधर कोई नहीं आएगा, ये लाइन है, बस इधर तुम रहो, इधर ये रहो। अब वो एकदम नंगी तलवार लिया हुआ कोई लड़का, और उधर वीडियो बनाए, और उस तलवार के ऊपर वो उस लाइन पे तलवार चलाए, झुकेगा नहीं साला। हमें डर लगेगी, अपनी तरफ नहीं आ जाए कहीं पे, और जल्दी से आप वो उनके ऊपर कर भी नहीं सकते, बल प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। भाई सरकार ऐसा चाहती है कि भाई वैसे तो गलत प्रथा है, क्यों बढ़ावा दिया जाए? ऐसे तो फिर कल को कोई आदमी किसी को मार के रुपए दे देगा। पर फिर भी जनजातियों के मामले के अंदर सरकार थोड़ी लिबरल रहती है कि भाई जनजातियां अभी तक भी समाज के मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल, तो मुख्य धारा में शामिल करने के लिए थोड़ा थोड़ा सुधार करवाओ। फिर सुधार करवाना, तो यदि अपन ने ज्यादा इनको फोर्सफुली वैसे किया, फिर ये एकदम डरेंगे, फिर मेन स्ट्रीम के अंदर आना ही पसंद नहीं करेंगे। तो फिर सरकार भी थोड़ा जैसे तैसे ले दुआ करती है। और ये जनजातियों में तो अब तक पड़ी है व्यवस्था, क्योंकि जनजातियों में अभी तक सुधार नहीं हुए, पहले सब में था। जो मौताने वाली प्रथा बहुत पुरानी थी, ये अरब कंट्रीज जितनी है इन सब में मौताना है, सब में ब्लड मनी होती है। आपने किसी को मार दिया, बाद में पैसे दे दो, बाद में आपको किसी प्रकार की सजा नहीं। अपने भारत में थी, पूरी मिडिवल के अंदर ये प्रथा चल रही थी, ये अंग्रेजों के आगे बंद की हुई। अपने आया, यहाँ पर आया कॉर्नवालिस, कौन गवर्नर जनरल है? कॉर्नवालिस से गवर्नर जनरल आया, कॉर्नवालिस ने आके बेचारे ने बंद की। और कॉर्नवालिस ने दो चीजें, पहले अपने भारत में किया और था कि मान लो मैंने चोरी की, या मैंने किसी को लूटपाट कर ली, या किसी को पीट दिया, या किसी को मार दिया, अब मेरे को सजा क्या दी जाए? तो अपने सजा वैसी थी, कान काट लो। क्या काट लो? तो आज भी अपने छोटे टाबरों को डराते हैं ना, बाहर ना जाइए, क्या काट लेंगे? तो सच में कान काटते थे। तो कॉर्नवालिस जब यहाँ पर आया तो उसने दोनों चीजें देखी, किसी को मार के तो पैसे दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मौताना। और किसी मार पीट हो गई तो उसके क्या काट लेते हैं? कान। तो उसने कहा अरे ये ठीक है, एक एक कान के आदमी घूम रहे हैं तुम्हारे इधर, एक एक किधर गया? तो साहब ये अपराधी है। तो इसने अपराध किया इसलिए हमने इसका क्या काट लिया? उसने कहा ऐसे थोड़ी होता है, दंड दो इसको। तो क्या दंड दे? तो उसने बाद में एक किया, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, जेल के अंदर बंद किया जाए, और जेल में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, 10 साल तक चक्की पिसवाओ, तो आदमी अपने आप दोबारा कभी भी अपराध, जैसा अपराध है उसके अनुसार उतने साल की क्या दे दो? जेल। वरना आपने तो कान नाक अंगुली काट काट के छोड़ लिया करते। अच्छा, और फिर उसने बंद किया, उसने कहा नहीं ये ब्लड मनी बंद की। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने इस कबीले का या कोई दो लोगों के अंदर लड़ाई हो गई और आपने उनको पैसे दे दिए, नहीं। मारने का अधिकार दो ही लोगों के पास है, राम और राज। किसके पास अधिकार है? या तो राम जी मारे, या राज मतलब सरकार, सरकार किसी को फांसी लगाए, इसके अलावा और किसी आदमी को मारने का अधिकार नहीं। यदि और कोई आदमी मारता है, इसका मतलब राज के कानून तोड़ रहा है, सरकार के कानूनों का वॉयलेशन किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, इसलिए सरकार उसको दंड दे, भले ही वो पैसे चुकाए भले नहीं चुकाए, इसे कोई भी लेना देना। मारने का अधिकार तीसरे आदमी के पास नहीं। यदि किसी तीसरे आदमी ने मारा तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि कानूनों के उल्लंघन के लिए उसको क्या दिया जाए। तो कॉर्नवालिस आगे बंद करके गया। बाकी ट्राइबल सोसाइटी जो भी होती है उसकी हमेशा ये विशेषता होती है कि उनके अंदर क्या होता है। वो तो मेरी पाकिस्तान वाली बात नहीं बताई होगी आपको, मैंने बताई होगी यार। वही मैं ना पहली बार रशिया गया तो मेरे को वहां एक पाकिस्तानी मिला, तो हम यहाँ से 4 लोग गए। तो दिलीप सर ने पहले हमें यहाँ से कह के भेजा था कि देखो तुम्हारी पहली विदेश यात्रा है, तुम पहली बार जा रहे हो, तो उन लोगों को डाउट रहता है, इंडियंस में भयंकर डाउट रहता है। उनको डाउट ये होता है कि इंडियंस जाते तो टूरिस्ट वीजा पे हैं और वहां पे जाके पेट्रोल पंप पे तेल भरने लग जाते हैं, काम लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं, वापस आते नहीं। कबूतर बोलते हैं ऐसे, जो भी जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो ये कबूतर हो जाते हैं, वहां पे जाके उड़ जाते हैं, मतलब वापस आते नहीं। तो कहा भाई तुम्हें वो चेक करेंगे वहां पर। फिर सर ने दूसरा ये कहा कि भारत की इमेज बाहर के देशों में है कि भारत फैमिली वैल्यूज का देश है, कि भारत में जब भी कोई घूमने जाता है तो फैमिली के साथ घूमने जाता है। तुम चारों छड़े हो,
है ना। इसलिए फैमिली वाले का तो रहता है ये कि भाई वापस तो आ जाएगा, लुगाई टापर है। तुम्हारा तो उसको दिख रहा है कि इनके पीछे कोई भी, तो ये तो पक्के कबूतर हो जाएंगे वहां जाने के बाद। इसलिए तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें वहां बिठा भी सकते हैं। तो तुम्हें यदि ऐसा करे तो घबराना मत, आराम से उनके सवालों के जवाब देना। यदि वो सेटिस्फाई होंगे तो तुम्हें जाने देंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, थोड़े से घबराए और उनको डाउट हुआ कि तुम डर रहे हो, तो वापस दिल्ली भेज देंगे तुम। ठीक है सर। मॉस्को उतरे, इमिग्रेशन वाली लाइन के अंदर लगे, 4 बंदे हम। जैसे इमिग्रेशन वाली लाइन के अंदर लगे, 2 को तो उन्होंने कहा गो, हम 2 को कहा कम। अच्छा, मेरे को तो कहने का उनका रीजन था सीधा सा कि मेरे जो पासपोर्ट का फोटो है उसके अंदर दाढ़ी नहीं, उसमें दाढ़ी नहीं। क्योंकि जब मैं पासपोर्ट वाली फोटो बनवा रहा था, दिलीप सर ने कहा कि बेटा तक दाढ़ी कटवा ले, वरना तो क्या पासपोर्ट की फोटो में जैसे तेरी दाढ़ी दिखेगी उनको यूं डाउट ही रहता है, गुंडा टाइप का लगता है आदमी, तो तेरा वो वीजा ही रिजेक्ट कर देंगे। वरना यार फोटो तो कम से कम थोड़ा बहुत सही आए। तो वो पासपोर्ट वाली फोटो में, तू टापरदेसी फोटो। अब अपने सर ने, मैं जा रहा था, सर ने वापस कहा कि करवा ले रहे तेरे दाढ़ी कटवा ले। पर मुझे लगा कि यार दाढ़ी कटवा लेंगे तो मुंह भाई का सा लगेगा, फोटो अच्छी नहीं आएगी वहां पे, तो अपने तो एक बार दाढ़ी रख के जाएंगे। उसमें मेरी दाढ़ी पड़ी हुई, तो उसने वो मेरे को 2-4 बार आगे पीछे किया, पीछे जाओ आगे आओ पीछे जाओ। मैं समझ तो गया कि ये पासपोर्ट फोटो मिला रहा है, अपनी फोटो नहीं मिल रही। तो उसने कहा भाई इधर आ जा। एक जो मेरे साथ में और थे, उनके पासपोर्ट वाली फोटो में बाल इतने लंबे, और अब बाल करवा रखे इन्होंने छोटे। तो बाल से तो शक्ल ही चेंज हो जाती है, आप लंबे छोटे जैसे शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो उनको कहा इधर आ जाओ। तो अब जैसे हम दोनों यूं मुड़े, हमने एक दूसरे को देखा, देखते हम दोनों को हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा भैया यार पकड़ लिया ना, और उन 2 को कहा कि तुम जाओ। अब हम दोनों को कहा बिठाया ले जाके, तो हम दोनों को सर की बात याद थी कि वो तुम्हें बिठाएंगे, ओपन जगह ले जाके बिठाएंगे, फिर कहीं कैमरे से वॉच करेंगे कि तुम वहां पे क्या एक्टिविटी कर रहे हो। यदि तुम्हारी एक्टिविटी डरने जैसी है, इसका मतलब सस्पेक्ट बंदे हो, तो वापस भेजा जाएगा। और तुम यदि चिल कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो घूमने आता हूँ, घूमने आया हूँ, इनको डाउट हो गया, चेक कर ले और क्या हो जाएगा, तो तुम्हें अंदर जान देंगे। तो टेबल लगी हुई, टेबल के इधर उस साइड के अंदर एक बंदा बैठा, इधर पीठ करके, और हम दोनों को ऐसे बैठा, मैं बैठा यूं बैठा, और वो बंदा हमारे पीठ करके बैठा। तो मैं जब बैठ रहा था तब मैंने नोटिस किया था उस बंदे को, गोरा सा कोई आदमी बैठा था। तो मुझे लगा यार होगा कोई इनके देश का होगा, और किसी कारण से बिठा रखा, एयरपोर्ट है तो किसी ना किसी को बिठाया होगा कुछ। अब हम दोनों आपस में बात करें, सर ने कहा था कि तुम हंसना, झूठा ही हंसना, जोर जोर से हंसना, ताकि उनको लगे कि यार तुम यूं एंजॉय कर रहे हो। अब अंदर से डर लगे भयंकर। और हमें पक्का पक्का लगे कि वापस भेजेंगे। उसे थोड़े दिन पहले सर के 3 फ्रेंड को हांगकांग से वापस भेज दिया था। तो हमारे दिमाग में वो घटना और थी, पर फिर भी हम जोर जोर से तालियां दे के हंसे। और मेरे कहे भैया वापस भेज देंगे तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा वापस भेज देंगे तो अपने जयपुर तो जाएंगे नहीं, दिल्ली किसी होटल के अंदर बैठे रहेंगे। और ये जो दोनों अंदर गए हैं ना, इन दोनों कहेंगे तुम्हें सौगन है यदि किसी को बता दिया कि हमें धक्के दे के बाहर निकला है। और इनको कहेंगे तुम फोटो भेजते रहो, फिर इनकी फोटो में एडिटिंग कर करके लगा देंगे, है ना, कि enjoying it there, enjoying it here, and ऐसा कुछ ना कुछ। भाई वापस तो यार बेइज्जती, पैसे लगा के गए यार, बेइज्जती कर दे ऐसे, पहली विदेश यात्रा रहे से। तो उन्होंने कहा हाँ, तो हम ये जोर जोर से तालियां बजा रहे। तो हम यूं बोल ही रहे थे, इतने वो जो इधर बंदा बैठा था वो ये यूं मुड़ा मेरी तरफ, और उसने कहा अरे कहाँ क्यों आप लोग। तो वो हिंदी बोलते ही मेरा ध्यान गया उधर। मैं कहा मैं इंडिया से। तो उनका दोनों इंडिया से। हाँ, इंडिया में कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से। तो उनके मुंह से निकला जयपुर। तो उस बंदे ने आज जैसे कहा जयपुर, उसने कहा नहीं हो रहे तुम दोनों जयपुर के, जयपुर की तुम्हारी भाषा ही नहीं है। तो अब मैंने वापस कहा हम जोधपुर, जोधपुर से, हम जोधपुर से। तो उसने कहा हाँ यार तुम जोधपुर वाली भाषा बोल रहे हो। अब कोई बंदा यदि आपको इतना कहे, इसका मतलब वो भी उस एरिया का है, तभी आपकी भाषा को पकड़ पा रहा है एग्जैक्टली। तो उसने कहा, मैंने पूछा हम भैया आप कहाँ से, उसने कहा कराची। अब ऐसा विदेश में पाकिस्तानी भी अपना लगता है, अपनी भाषा बोलने वाला है भाई लगता है यार वहां पे। और हमें वो इतना भला लगा आदमी। और हमने पूछा भैया आप यहाँ कैसे, उसने कहा अरे ये रशियन तो बड़े बदमाश है, ये सारे गोरे बदमाश है। और इनको ये लगता है कि अपने जो लोग हैं, अपने लोग गोरों के अलावा जो बाकी लोग हैं वो सारे चोर है। और इन्होंने मेरे को रखा कि तू आतंकवादी है। मैं यार कई देशों घूम चुका हूँ, देख लो यार मेरे किस किस के ठप्पे लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये मेरे करे तो आतंकवादी। तब क्या रशिया में ओलंपिक चल रहा था, विंटर ओलंपिक। तो वो बेचारा को वो विंटर ओलंपिक देखने को वैसे गया हुआ था। तो उसने मैं यार गेम देखने आया हूँ, और इन्होंने 4 घंटे से बिठा रखा है। अब घरे वापस भेजेंगे कराची। तो मॉस्को कराची वाली फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ, वापस भेजेंगे, अंदर नहीं जाने दे रहे। तो तुम्हें क्यों रोक रखा, मुझे क्या पता भैया, फोटो मिलाई थी, फोटो मिली नहीं इन्होंने, तो कहा तुम्हें भी वापस भेजेंगे। और ये बहुत खराब लोग। अब हम दोनों डर लगे हमारा यार, मैं क्या पता भैया हमारे 2 आदमी, तो हमारे एक वो मन में विश्वास था कि 2 को जाने दिया है। इसका मतलब यार 2 को तो क्या ही रोकेंगे, भेजेंगे तब तो चारों को साथ भेजेंगे, ऐसे थोड़ी होता है 2 को जाने दे दो। तो थोड़ा बहुत आशा की किरण 1% वो थी कि क्या पता जाने दें।
और सर का कहा हुआ था कि थोड़ा चिल रहना यार, तो हम यूं हंसे, उससे हंसने लग गए। उसने कहा क्या पता यार भैया जाने दो। उसने कहा ठीक है, ऐसे तो पूछताछ करेंगे, पूछताछ मेरे से की थी, पर मेरे को तो मैंने खूब बता दिया इनको, पर मुझे तो भेज रहे हैं, तुम देख लो। तो उसने यूं बात बात में मेरे से पूछा कि और तुम्हारा राजस्थान में अभी तक कैसे क्या चल रहा है सब कुछ, पहले तुम्हारी मेरी खूब कहानियां सुनी भी राजस्थान। अब वो सिंध का था, सिंध और अपना राजस्थान आजादी से पहले तो मिले जुले थे यार। उनके शादी ब्याह इधर होते थे, अपने शादी ब्याह उधर होते। हम पढ़ रहे बाबू जी रामदेव जी सारे ब्याह करके अपने अमरकोट आए। तो ये रिलेशन तो थे ही ना इस क्षेत्र के। भाई तारबंदियां तो आज खिंची है आपके, 1971 तक इधर से उधर लोग आते, 71 के बाद में तारबंदियां खिंची है जाके आपके। तो गए और राजस्थान में कैसे चल रहा है तुम्हारे, अभी भी तुम कैसे रहते हो। तो मैं यूं, हमने कहा हमारा तो डेवलपमेंट हो गया खूब सारा। तो वो यूं पूछते पूछते उसने मेरे से कहा, तब इमरान खान की गवर्नमेंट वहां नहीं आई थी, तो मैं इमरान खान की बातें करने लग गया उनसे, नवाज शरीफ जो भी पॉलिटिक्स की बातें थी करने लग गया। फिर उसने बताया बाकी छोड़, तू तो ये बता तुम्हारे परिवार का कोई एक बंदा कोई आके मार दे तो तू क्या करे। मैंने कहा पुलिस पास जाऊं, पुलिस में जाके FIR दर्ज करवाऊंगा, भाई हमारे मर्डर हो गया है। उसने कहा खून पानी हो गया तुम लोगों का, तुम बाप दादों की औलाद हो, तुम सच में राजस्थान के हो या नहीं हो। क्या हुआ भैया। उसने कहा तुम्हारे बाप दादे को एक मार देता था ना, बदला लेते थे जाके, दो मारते थे, हम अभी तक 4 मारते हैं लेकिन जा ऐसा। अब तुम यार मर्दों की श्रेणी में आते ही नहीं हो, और काट देने चाहिए, मार देने चाहिए। अब वो हमसे यूं काटने मारने की बात करे। इतने में उसने एक रशियन गार्ड खड़ा, वो रशियन गार्ड हमें वो वॉच करे ढंग से देखे, उसने खुद ही बुलाया कम यार। वो रशियन गार्ड पास में है, उसको बुला के वी आर फ्रेंड्स हियर बट नॉट देयर, वी आर एनिमी देयर। अब अचानक हम दोनों का दिमाग एक साथ काम किया कि सर ने अपने को यह कहा था कि तुम्हें किसी ओपन जगह पे ले जाके बिठाएंगे, वहां से वॉच करेंगे, देखेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो वॉच कर रहे होंगे वो ये भी तो देख रहे होंगे कि 4 घंटे पहले एक पाकिस्तान के आदमी को आतंकवादी होने के आरोप में बिठा के वापस भेज रहे हैं। 2 नए लड़के एक नई फ्लाइट से इंडिया से उतरे, इसके दोस्त कैसे हैं, वो तालियां दे दे के कैसे हंस रहे हैं, है ना। इसका मतलब पूरी गैंग एक साथ आई है, अलग अलग फ्लाइट से आई है। कल पूरे मॉस्को के अंदर धमाका धमाका धमाका, धुआं धुआं कर देंगे कल ये मॉस्को को। तो हमने दोनों ने हाथों हाथ, वो जो गार्ड खड़ा उसको हमें वॉशरूम जाना है, तो वो बेचारा हमें वॉशरूम ले गया। तो वहां जाते हमने उसके सामने कैसे बात करें, वहां जाते बात करें, यार इसके पास नहीं बैठना, सर ने कहा था, ये तो आतंकवादी, ये खुद ही कह रहा है कि मेरे को आतंकवादी मान रहे हैं, तो ये तो अंदर वाले ये भी देख रहे होंगे अपने इसके दोस्त कैसे हैं। तो इस बार हम आए तो हम साइड में खड़े रहे, हम उसके पास गए नहीं। इतने में वो आए रशियन, हमें अलग अलग यूं लेके गए ऑफिस के अंदर, उनको अलग ऑफिस में, मेरे को अलग ऑफिस में। आधे पौने घंटे तक पूछताछ करते हैं, भयंकर वाला यूं, उनको भयंकर ही डाउट रहता है। हमारे पे तो हालांकि डाउट होने का कारण था कि आप पहली बार जा रहे हो। उनका तो पहला सवाल ये था कि तुम सबसे पहले रशिया ही क्यों आए, तुम्हारे आसपास में कोई देश घूम लेते, इतनी दूर क्यों आए। तो मैं वापस थोड़े यूं डायलॉग तैयार करके गया था, तो मैंने वापस उनको कहा भाई साहब रशिया के साथ हमारे रिलेशन सबसे अच्छे थे, इसलिए वीजा आप ही देते हो, और कोई यूरोपियन कंट्री वीजा नहीं देता इतना इजीली, तुम इजीली वीजा दे देते हो, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नेहरू जी के टाइम से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हमारी फिल्में तुम देखते हो। मैंने तो उनको गाना गा के और सुनाया, मैं सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तुम हमारे राजकुमार को, राज कपूर को जानते हो कि नहीं जानते, मिथुन को बहुत जानते हो। अब जहां जाओगे ना, जैसे उनको पता चलेगा कि आप इंडियन हो, वो हाथों हाथ आपको देखते कहेगा जिमी 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 आजा आजा आजा। तो मिथुन गजब लोकप्रिय है वहां पे। तो मैंने तो कई जिमी जिमी राजा हजार कई सुनाए उनको। तो उसने बाद मेरे को बाकी छोड़, दिसंबर हम गए थे, दिसंबर के महीने में, दिसंबर में उनका तापमान होता -18, -18। तो उन्होंने कहा दिसंबर के महीने में आए हो तुम लोग, इस महीने में हमारे खुद के रशिया के लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तुम इस महीने में कैसे आ सकते हो। मैंने उसको वापस समझाया कि देख मैं इंडिया में जहां से बिलोंग करता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चूरू, वहां पे तापमान है 55। भाई साहब बाफन बढ़ जाती है आदमी। मैंने पूरी जिंदगी ये देखा नहीं है, स्नो स्नो आइस आइस। अब उनके एक तो अंग्रेजी नहीं आती, तो टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, तो वो टूटी फूटी वो बोले, टूटी फूटी अपने बोले कि स्नो स्नो आई लाइक स्नो। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा तुम ये देखने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर क्या 22 दिसंबर आप पढ़ते हो, 22 दिसंबर जब पूरी रात हो जाती है, तो मैंने उनको वापस बताया कि यार तुम्हारे 22 दिसंबर को पूरी रात ही होगी, 22 दिसंबर को हम यहीं रहेंगे, पीटर्सबर्ग में रहेंगे। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि यार जब दिन उगता ही नहीं है, पूरी रात ही होती है, तो वो कैसा होता है यार, ये देखना है। फिर तुम्हारा क्रिसमस आ रहा है यार, हम ये भी देखना चाहते हैं तुम क्रिसमस कैसे मनाते हो, यूरोप का क्रिसमस देखें। तो मेरी बातों से सेटिस्फाई था। फिर उसको कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं है। सर ने कहा था उनको उनको लगता है इंडियन सारे गरीब है,
इसलिए तुम पैसे दिखा देना तो उनको लगेगा नहीं अमीर आदमी घूमता रहता है। तो पैसे हम दोनों ने अलग अलग खूब सारी डाल रखे, तो मैं पैसे लगा दूं दे रही हूँ। ये वाले मामले में। तो अब उसने मेरे को पूछा तूने पैसे कमाए कैसे? कमाए कैसे? मैं टीचर हूं। तो उसने कहा टीचर मतलब स्कूल में या कॉलेज में? अब वो कोचिंग नहीं जाने, अब उनके समझ में नहीं आया कोचिंग। अब मैं उसको कहूँ हम गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कराते हैं, उसको गवर्नमेंट सर्विस नहीं पता। मुश्किल से ले दे के बहुत मुश्किल से उसको ऐप वो स्प्रिंग बोर्ड का वेबसाइट दिखाई, ऐप दिखाया, तब उसके थोड़ा समझ में आया ऐसा ऐसा कुछ है। पल्ले तो नहीं पड़ा, पर बेचारे ने उसने कहा ठीक है चले जाओ। फिर क्या हमारे पास होटल के कागज थे कि भाई हम 5 दिन रुकेंगे, होटल के कागज है। फिर मैंने उसका कहा यार तू बाकी छोड़, तू तो बाहर चल मेरे साथ, एयरपोर्ट के बाहर चल, पक्का तुम्हारी कंपनी का एक कोई गाइड खड़ा होगा मेरा वेट कर रहा होगा, तो वो यदि तुम्हारी कंपनी ने बुलाया, तुम्हारी कंपनी से मेरा ये पूरा हो रखा है। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने जान दिया। तो मैं मेरे 5-1 मिनट बाद में साथ वालों को छोड़ दिया, तो हम दोनों जा रहे थे, तो वो पाकिस्तानी उधर ही बैठा। तो हमने कहा देखना ही नहीं इसकी तरफ, देखना ही नहीं। तो जाते जाते उसने वापस हो गया, अरे भाईजान क्या हुआ? तो हमने कहा कि देखना ही नहीं, यदि इसने पीछे से ये कह दिया कि मकसद में कामयाब होकर आना। पता है हमारी होगी तो ये रस्सी इतना कोजा कूटेंगे पकड़ के, भाई साहब किसी को बताने जोगे नहीं रहेंगे कि मारी खाई तो ठेठ कहां जाके खाई। तो मुझे वो पाकिस्तानी अब भी याद आता है कि यार उसने मेरे कहा था कि यार तुम्हारा खून पानी हो गया, हम एक मारते तो हम कितने मार देते हैं? 4 मार देते, तुम भी 2 तो मारो यार कम से कम। तो ये मौताना है, ब्लड मनी है कि या तो पैसे दो वरना हम तुम्हारे बंदे मारे। अरे तो वहां पाकिस्तानी खूब, पाकिस्तानी सब देशों में खूब है, क्योंकि इनके खुद के देश में तो इतना मंगता पड़ा आटा ही है नहीं, फिर बापड़े कहीं तो जाए। तो वो तो ना मॉस्को थे, तो अब वहां खाना क्या खाएं, खाना तो मिलता ही नहीं, कोई अपने टाइप पड़ा। तो हमने वहां होटल वालों से पूछा कि यार कोई होटल ऐसा बता दो, रेस्टोरेंट बता दो जहाँ इंडियन खाना मिलता हो। तो उन्हें एक होटल का नाम बताया, ताजमहल। अब ताजमहल कहते हैं अपने क्या लगता है इंडियन, और होटल पाकिस्तानी। पाकिस्तानी को रखा ताजमहल नाम से, क्योंकि पाकिस्तान वाले घूमने तो जाते नहीं, तो घूमने तो इंडियन जाते हैं, तो खाना खाने भी कौन आएंगे? इंडियन। अब पाकिस्तान के नाम से खोले तो इंडियन नहीं जाएंगे, इंडिया के नाम से खोले तो इंडिया। जैसे मैं दुबई में मैंने एक होटल का नाम देखा राजपूताना, पाकिस्तानियों का, राजस्थान से उसका कोई लेना देना नहीं, उधर वो ताजमहल। तो हम वो ताजमहल गए, तो हमने जाकर पूछा भाई हाँ कौन है इंडियन ओनर, कौन है? तो कौन इंडियन ओनर? पाकिस्तानियों का होटल है। कोई नहीं पाकिस्तानियों का है, तो जो पाकिस्तानी ओनर उसको बुला दे। हमें लगा यार कम से कम हिंदी तो बोलेगा भाई, इंग्लिश बोल बोल के जीभ अटक जाती है यार, तो कम से कम अपनी भाषा तो बोले। अब वहां पे पूरा स्टाफ ही उज्बेक, उज्बेक रसिया में भरे पड़े हैं, सारे के सारे काम धंधे वही करते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ तो पूरा स्टाफ ही उज्बेक है और यहाँ कोई नहीं। वो यार एक आधा तो कोई होगा, हम खाना तभी खाएंगे जब तुम हमें कोई ना कोई एक पाकिस्तानी या इंडियन से मिलाओगे। तो उन्होंने कहा बांग्लादेशी है, उससे मिला दो, मैं कुछ तो बोलेगा। तो वो बेचारा लड़का वहां एमबीबीएस कर रहा था, तो पार्ट टाइम जॉब करता था उधर रेस्टोरेंट में। तो उसने कहा यार भैया मेरे को हिंदी आती नहीं, बोलनी समझ लेता हूँ। तो ठीक है हम हिंदी में ऑर्डर देंगे, तू भले ला के दे देना, कम से कम समझ तो जाएगा। अब हम कहते यार तीखा लेना है तो तेरे पल्ले तो पड़े, इनको समझाएं कैसे कि मिर्च ज्यादा है, क्योंकि इनको मिर्च ही नहीं पता यार क्या होती है। तो वो बेचारे बांग्लादेश, हम बाहर आए, हम पैसे देने लगे, तो हमने वापस जिद की उनसे। नाइट में काफी लेट हो गए, 11-11:30 हो गए थे, हमने वापस कहा यार एक आधा पाकिस्तानी तो होगा, यदि पाकिस्तानी का होटल है तो कोई ना कोई तो होगा, और मिलाओ। तो उन्होंने इधर उधर फोन वोन एक दूसरे से बात की, कोई फिर हमें फाइनली कहा कि हमारा एक रसोईया है वो पाकिस्तानी सेफ है, वो पाकिस्तानी है, पर वो रसोई में काम कर, बुला दो। रसोई कोई दूर थोड़ी, रेस्टोरेंट की रसोई यही होगी। तो बाहर बुलाया, तो दानिश दानिश नाम करके मोटा सा। अरे भाई वो बंदा हमें देख के क्या रोया है, गले लग लग के रोया। अरे भाई जान हिंदी बोलना इधर कितना अच्छा लगता है ना। हमने को भी झपिया दिया, अरे हम भाई भाई है भाई है, तेरे भाई 3 दिन इधर ही है, तेरे पास खाना खाएंगे, हिंदी बोलेंगे अपने लोग। भाई जान इधर रसिया बोल बोल के अपने परेशान हो गया है। तो मगर यार, तो बाहर के देश में कोई पाकिस्तान का भी मिलता है तो अपने को कतई उससे दुश्मनी वाला फील वहां अपने को ये लगता है नहीं यार ये भी अपनी तरह उसी देश का है, उसी मिट्टी के है। ठीक है 47 ने ये लाइनें खींच दी, उससे पहले तो अपने सेम ही हुआ करते। वो तो दुबई में तो सारे टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी है, कोई टैक्सी ड्राइवर जो भी मिलेगा, आप किसी टैक्सी में बैठोगे दीदी तेरा देवर दीवाना। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन दुबई में 80% है। दुबई के खुद के लोग है 20%, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानिस्तान, श्रीलंका ये मिला कितने हो रखे 80। तो 2 तरीके थे, या तो ये था कि इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को अरबी सिखाओ, या ये था कि वो 20% अरबी हिंदी सीख ले, वो सब हिंदी सीख गए। इसलिए दुबई की सारी दुकानों के जो आगे नाम लिखे हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश के अंदर मिल जाएंगे। हम दीपावली पे दुबई गए थे, इतनी भयंकर सजावट थी मार्केट में जिसकी हद नहीं, पूरे मार्केट सजे हुए एकदम। इतने मार्केट अपने दीपावली पे नहीं सजे। और हम उनसे पूछेंगे ये डेकोरेशन की दिवाली
तुम्हें नहीं पता दिवाली है? अरे हमारे तो पता है, पर तुम्हारे क्या है? मार्केट है दुबई, मार्केट बिकेगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो दीपावली के ऊपर मार्केट लगा रखा है। तो वहां पाकिस्तानी वो ड्राइवर मिला मेरे को। तो मैंने उससे पूछा कि यार भाई, इतने पाकिस्तानी कैसे आ रखे हो, और अपने वाले लोग इतने कैसे रहते हैं? अब उनको पंजाबी आती है, सबको बहुत अच्छी बोलनी, पाकिस्तानी पंजाबी बोलते हैं। मैं पंजाबी ठीक बोल लेता हूँ, मैं पंजाबी बोलता तो उनको अच्छा भी लगता, तो आता ही लग जाते। तो उसने मेरे को एक दिन कहा कि भाईजान, ये जितनी इधर बिल्डिंग देख रहे हो ना तुम लोग, ये जमीन तो शेख का है। शेख शेख जो सऊदी अरब के लोग है ना, वो कुकर की रस्सी वाले। मैंने अच्छा, इधर पूरा जमीन तो शेख का है, और रुपया तुम लोगों ने लगाया। इंडियन से इधर रुपया लगाता है, जितना रुपया लगा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग तुम्हारा, और जो दिमाग लगाता है वो अमेरिका है। इंजीनियर वगैरह कौन है? अमेरिका। और इधर मजदूरी हम लोग करता है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, हमारे पास कहाँ रुपए है, हमारे इंडियंस के पास रुपए नहीं। उसने कहा मैं जानता हूँ काला धन कितना है तुम्हारे पास। मैं यार, अपने काले धन की चर्चा दूर दूर तक है। तो वैसे वैसे बात है भाई, पहले तो अपने बड के कोई एक मारता, तब कितने मार के आते थे? दो। पर आजकल आपने मारने बंद कर दिया, आजकल अपने पुलिस के पास ही जाने लग गए। तो यदि मारोगे नहीं तो रुपए देने पड़ेंगे। रुपए को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलो आगे लिखो। हाँ, हाँ, आगे लिखो। खेती जो होती है ना, खेती करने का तरीका, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? पर उससे पहले लिखो मेले, लिखो मेले कौन कौन से। एक मेला मेरा पढ़ाया हुआ बेणेश्वर, पढ़ाया था मैंने। डूंगरपुर लिख दूं बोले? नवा टापरार पता ही है अपने को। एक लिखो घोटिया अंबा मेला, और घोटिया अंबा मेला होता है बांसवाड़ा। क्या हो गया? तो हंस के मरोगे। हाँ? कल अखबार में खबर आ जाएगी, हंसने से युवती की भी मौत। देखो बेणेश्वर मेला और घोटिया अंबा। बेणेश्वर मेला कहाँ होता है? डूंगरपुर। घोटिया अंबा, अच्छा बेणेश्वर अपने को पता है शिव जी का मंदिर है ना। घोटिया अंबा में कुंती और 5 पांडवों का मंदिर है। भाई 5 पांडव थे, उनकी माता कौन आपके? लिख लो, घोटिया अंबा के नीचे लिख लो। यहाँ पर कुंती तथा 5 पांडवों के मंदिर है। टेम्पल्स ऑफ कुंती एंड 5 पांडवास आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर कुंती तथा 5 पांडवों के मंदिर है। टेम्पल्स ऑफ कुंती एंड 5 पांडवास आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर कुंती व 5 पांडवों के मंदिर है। किसके मंदिर है? कुंती और 5 पांडव। कहाँ पे? घोटिया। अच्छा, खेती करने का इनका तरीका जो होता है ना, उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। भाई अब यहाँ खेती की, फिर 2 साल बाद में यहाँ छोड़ देंगे, फिर आगे करेंगे, फिर आगे करेंगे। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थान बदल बदल के शिफ्ट कर करके। अब अपने तो वैसे तो इसको हिंदी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये लोग इसको बोलते हैं वालरा। क्या बोलते हैं? सुनो एक बार, सुनना देखो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये लोग क्या बोलते हैं? वाल। अब यदि ये वालरा ये पहाड़ी भागों में करे, हिली एरियाज के अंदर करे, तब तो इसको बोलते हैं चीमाता। क्या बोलते हैं? और यदि इसको ये प्लेन एरिया के अंदर करे, तब बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? लिख लो, ये 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? वालरा। यदि वो हिली एरिया में होती है तब तो क्या बोलते हैं? चीमाता। और यदि प्लेन एरिया में होती है तब क्या बोलते हैं? दजिया। स्थान बदल बदल की खेती जो की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वालरा। यदि वो हिली एरिया में करे तब तो चीमाता, और प्लेन में करे तो दजिया।
अच्छा, मिलजुल के खेत का काम कर लेते, सामूहिकता इनके अंदर होती है। देखो मैंने वहां भी बताया था ना कि गीतों में भी सामूहिकता पाई जाती है ना, तो कलेक्टिवनेस वाला भाव रहता है कि कबीले के लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। मिलजुल के जब काम करते हैं उसको बोलते हैं हेलमो। क्या बोलते हैं? लिख लो हेलमो, बराबर लिखो सामूहिक कृषि कार्य, कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स। सामूहिक कृषि कार्य, कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स, सामूहिक कृषि कार्य, कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स, सामूहिक कृषि कार्य, कलेक्टिव एग्रीकल्चर वर्क्स। सामूहिक कृषि कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? हेलमो। मिलजुल के काम, ये ना अपने बाकी जगह भी होता है। शेखावाटी में ये मिलजुल के जब काम करते हैं उसको बोलते हैं लाश। क्या बोलते हैं? तो मुझे याद है यूं, जैसे मारो मेरे खेत में गवार है, तो मेरे अड़ोस पड़ोस के 10 आदमी जाएंगे, वो गवार कटवा देंगे मेरे को, और उसमें मैं उनको किसी प्रकार की मजदूरी नहीं दूंगा, और उनके जब काम आएगा तब मैं करवा दूंगा। उसमें नॉर्मल है कि दिन के अंदर तो आपको हलवा खिला दो बहुत अच्छा सा, शाम को आकमरा जगह पहला दे दिया जाए, इसके अलावा और कोई देने की आवश्यकता नहीं। अब इधर जोधपुर साइड में सह बोलते नहीं, इसलिए ये बोलने लगे ला, क्या आज हमारा ला है, तो ला नहीं है वास्तव में, वर्ड तो लाश ही होता है, पर वो सह खा गए उधर वाले तो, और भील इसी को क्या बोल देते हैं? खेल। तो मिलजुल के काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब लिखो वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स। मैं थोड़ा लिख रहा हूं, पहले ये उतार लो फिर अपने एक एक पढ़ेंगे। क्या क्या नाम बताओ, तो पहले क्या नाम बताओ? ठेपड़ाया डेपड़, लिखो। पुरुषों की तंग धोती, पुरुष धोती बांधते थोड़ी टाइट बांधते हैं, उसको बोलते हैं ठेपड़ाया डेपड़ा। देखो पुरुषों की तंग धोती, टाइट धोती ऑफ मैन, पुरुषों की तंग धोती। अगली कौन सी है? लिख लो पुरुषों की सामान्य धोती, जो सिंपल अपने बाकी लोग भी एयर कंडीशनर धोती बांधते हैं ना। पुरुषों की सामान्य धोती, नॉर्मल धोती ऑफ मैन। अरे तो कपड़े हमेशा जलवायु के अनुसार होते हैं, अपने यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए कपड़े ढीले ढाले पहने हमने, अंग्रेजों के वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है इसलिए पैंट लाए बेचारे, कि भाई पैंट पहनी जाए, वहां पे ठंड ज्यादा लगती है। टाइट। कोयले की खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी पैंट थी जींस, जींस मजदूरों के कपड़े हैं। हाँ, कि कोयले की खदान में जो मजदूर काम करते उनके एक तो काले भी हो जाए तो जल्दी धोने नहीं पड़े, फटे नहीं, इसलिए जींस लेके आए थे। तो आज भी जो एकदम अपर क्लास के लोग होते हैं जींस नहीं पहनते, फॉर्मल वाला वो, क्योंकि ये मजदूरों की है। अपनी हालत मजदूरों से भी गई हुई थी, नागे हो जाना चाहिए अपने को तो, कुछ पहनने के भी अधिकार है। अगली क्या है? प्रिय। जो दुल्हन होती है ना वो पीले रंग की साड़ी पहनती है, पीले से पीलिया पीलिया करते करते वो क्या बना है? प्रिय। लिखो दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, येलो साड़ी ऑफ ब्राइड, दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, येलो साड़ी ऑफ ब्राइड। अगला लिखो भाई सिंदूरी, सिंदूर मतलब लाल रंग, नॉर्मल महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती है उसको क्या बोलते हैं? सिंदूर। लिख लो लाल साड़ी, रेड साड़ी। दुल्हन पीले रंग की पहने उसको तो बोलते हैं प्रिया, नॉर्मली महिलाएं लाल रंग की पहने उसको क्या बोलते हैं? सिंदूर। अगला क्या लिखा हुआ है? महिलाएं पैरों के अंदर पीतल के मोटे मोटे कड़े पहनती है,
वो जो पीतल की मोटी चूड़ियां होती है महिलाओं की, उनको क्या बोलते हैं? परिजन। देख लो, महिलाओं की पैरों की मोटी चूड़ियां ब्रास, पीतल की चूड़ियां लिख लो, महिलाओं की पैरों की पीतल की चूड़ियां, ब्रास अंकलेट्स ऑफ वीमन, ब्रास अंकलेट्स ऑफ वीमन, महिलाओं के पैरों में पीतल की चूड़ियां, ब्रास अंकलेट्स ऑफ वीमन। गांव में पहनते हैं, चांदी के कड़े रखते हैं ना। अब क्या, लोगों के पास सोना, तो सोने के पैसे थे नहीं जी, तो चांदी के पहनते। और गांव में बनाए वैसे कि ना, पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि थे नहीं, इसलिए नहीं पहनना चाहिए, तो चांदी पहनने लगे। ये थोड़े और भाई, जंगलों में रहने वाले लोग, चांदी भी नहीं रही होगी तो किसके पहन लिए? अगला कौन सा है? तो महिलाओं का नॉर्मल घाघरा टाइप का कुछ होता है, लिख लो। अरे महिलाओं के कपड़े क्या लिखोगे, घाघरा लिख लो, महिलाओं के कपड़े। काय का RS है, लोगों के घाघरे कुर्ते कांचली याद में। क्या टावर कहते हैं सर, हम आपकी वीडियो देख के आए थे। टावरों लता ये आदमी कहानियां सुनाएगा, उन्हें क्या पता कि कुर्ती कांचली पटाएगा। अगली जनजाति लिखो, मीणा। और इमरान, कैसे शांत बेटा तुम आज? गराशियों की बात की यार, सिरोही की तूने एक बात नहीं बताई। सिरोही कहते तुम? जालोर, जालोर कहाँ जाओ है? हाँ हाँ, पंचायती करते हैं अपने यहाँ। मीणा लिखो, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति, मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति, मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान। मुख्य क्षेत्र लिख लो, जयपुर। मीणा आंदोलन कहां पढ़े थे हमने? जयपुर में पढ़े। मुख्य क्षेत्र जयपुर। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। मैंने बताए थे तब भी, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा बताए थे। कौन कौन से दो वर्ग बताओ देखिए? जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। कौन सी जनजाति के दो वर्ग? देखो, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, मोस्ट एजुकेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान। एजुकेशन के साथ में जनजातियों वाले गुण धीरे धीरे गायब हो गए, तो समाज मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो गया। इसलिए मैंने RPSC में कभी मीणा जनजाति का सवाल नहीं देखा, क्योंकि जनजातियों वाले लक्षण ही नहीं बचे ज्यादा। मुख्य देवता लिखो, भूरिया बाबा लिख लो, मुख्य देवता भूरिया बाबा। वो उधर प्रतापगढ़ साइड में, वहां जरूर ट्राइबल गुण मिलेंगे। मुख्य देवता भूरिया बाबा। मुख्य देव मेन डाइटी कौन है? एक शादी के टाइम की कोई एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं मोरनी मांडना। लिखो, मोरनी मांडना। देख लो, विवाह की एक रस्म, एक कस्टम ड्यूरिंग मैरिज, विवाह की एक रस्म, एक कस्टम ड्यूरिंग मैरिज। विवाह की रस्म कौन सी होती है? अब सुनना, देखो एक बात, अपने किले वगैरह नहीं पढ़े ना, है ना? एक पेंटिंग नहीं पढ़ी अपने, है ना? एक हैंडीक्राफ्ट भी नहीं पढ़ा, और एक नहीं पढ़ा साहित्य, लिटरेचर जो है, साहित्य का दो या बोलियां का दो। बड़े तौर पे ये 3 टॉपिक है। अरे सुनो, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 10 एक दिन के, 3 3 दिन के 3 टॉपिक मान लो, तो ये अपने बचे में।
इसके अलावा जो बाकी बचा वो एक तो वेशभूषा, एक आभूषण, एक वाद्य यंत्र, एक रीति रिवाज, एक समाचार पत्र, एक प्रशासनिक व्यवस्था। शब्दावली नहीं रहे, सारा ही 4 घंटे का खेल है। इनको तो टॉपिक बोलते ही नहीं, टॉपिक इनको ही बोलते हैं, जिनमें पढ़ाने लायक चीज होती है। अब वेशभूषा में ये कपड़ा यहाँ पहना जाता है, उसमें समझाया क्या जाए? है तो है। वाद्य यंत्रों में जरूर अपने फोटो देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं है। बाकी ले दे के 4 घंटे एक गेम होता है। ये जरूर 3 टॉपिक अपने बड़े टॉपिक है। कौन कौन से बताओ देखे? आर्किटेक्चर, अपना हैंडीक्राफ्ट और पेंटिंग्स, और कौन सा है? लिटरेचर। अपना कल से ये मेरे वाली क्लास नहीं होगी, कल से आपके इंडियन हिस्ट्री क्लास लगेगी। मैं ये 10 एक दिन का गेम बाकी है, कभी बीच में वापस जब आऊंगा तब करवा के चला जाऊंगा। कल नया रजिस्टर लाना।